हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर अहद और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमने ऑलरेडी शुरू किया है क्लास 11th का फिजियोलॉजी का पार्ट, जिसमें हमने फर्स्ट पोर्शन शुरू किया है, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी तक हम समझ चुके हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, एंड अभी जो अंडरगोइंग पार्ट हमारा है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें से हम 3 ग्लैंड ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट था सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड था गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड थर्ड था इंटेस्टिनल ग्लैंड। एंड आई होप आपको ये तीनों ग्लैंड्स बहुत अच्छे से याद भी होंगे और अच्छे से समझ भी आए होंगे, ठीक है ना। आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले बेटा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, जिसके बहुत सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में है। इसकी लाखों फंक्शंस हमारी बॉडी में होती है, एंड दिस वेरी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड एज लीवर बेटा, ठीक है ना। ऑल द लीवर बहुत सारी अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से भी कनेक्टेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी कनेक्टेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी कनेक्टेड है, ठीक है, इम्यून सिस्टम से भी कनेक्टेड। बट अभी हम बिकॉज ये एनसीईआरटी में 11th के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया हुआ है, तो हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक, दैट इज़ लीवर बेटा, ठीक है। अब लीवर के बारे में सबसे पहली चीज़ जो आप सिंपल में याद रखेंगे बच्चा, कि जब भी हम लीवर के रिलेशन में कुछ पढ़ेंगे ना, या लीवर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो लीवर के लिए हम और एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हेपर बेटा, ठीक है ना। तो हेपर का भी मतलब क्या होता है, लीवर होता है। सो बिकॉज हेपर इज़ ऑल्सो नोन एज लीवर बेटा, या लैटिन में लीवर को हेपर बोला जाता है। तो जब भी हम लीवर के रिलेशन में कोई चीज़ पढ़ते हैं बेटा, उसके आगे हम कॉमनली क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हेपैटो यूज़ करते हैं, हेपैटो यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका सिंपल एग्जाम्पल दे दूँ, जो सेल्स होती है लिवर की बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेपैटोसाइट्स बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हेपैटो वर्ड आ गया, ठीक है। जैसे जो डॉक्टर्स बेटा लीवर के साथ रिलेटेड होते हैं, लीवर का इलाज करते हैं, लीवर का ट्रीटमेंट या लीवर की स्टडी करते हैं बेटा, उनको हम हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, हेपेटोलॉजिस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है बेटा जिसमें हम लिवर की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हेपेटोलॉजी बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि लिवर के रिलेशन में जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो मोस्ट कॉमनली बेटा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हेपेटो वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलिए अब लिवर के बारे में जो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, दैट इज़ कि लिवर जो होता है बेटा, लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, एज वेल एज लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन होता है बेटा, ठीक है ना। सो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड एब्डोमिनल ऑर्गन जो हमारी बॉडी में पाया जाता है बेटा। तो पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे कि लीवर क्या होता है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ठीक है ना, एंड एब्डोमिनल ऑर्गन बेटा, तो ये एब्डोमिन में पाया जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन। तो फर्स्ट चीज़ यही याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ याद रखेंगे कि अगर हम बेटा लिवर की वेट की बात करें, ठीक है ना, तो लिवर जो होता है बेटा, इट वेज अबाउट, तो लिवर का जो वज़न होता है बेटा, इसका वेट जो होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा वे करता है 1.3 to 1.6 kgs बेटा, ठीक है ना, 1.3 to 1.6 kgs। तो ये लिवर का अप्रॉक्सीमेशन में वज़न होता है बेटा, ठीक है। और इसमें अगर हम मेल एंड फीमेल को कंपेयर करें बेटा, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल का कंपैरिजन करें वेट के बेसिस पे, ठीक है, तो मेल्स का लीवर बेटा स्लाइटली ज़्यादा भारी होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ फीमेल्स बेटा। तो मेल्स के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.6 kgs का मिलेगा, ठीक है, एंड फीमेल्स में बेटा आपको 1.3 kgs का मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ये किन के लिए है, मेल्स के लिए, और ये किन के लिए, ये है फीमेल्स के लिए, ठीक है, याद रखना बच्चा। अब इसके बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि लिवर हमारी बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बॉडी में देखें बेटा अपनी बॉडी को, तो हमने लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड में कौन पाया जाता है बेटा, लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एब्डोमेन बेटा, ठीक है, या एब्डोमेन का ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम स्टोमक बोलते हैं। तो ऑन योर लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, तो अगर हम एब्डोमिनल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बेटा लेफ्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलता है,
आपको स्टोमक देखने को मिलता है। अब वही बेटा अगर आप एब्डोमेन के अंदर राइट साइड में देखेंगे डायफ्राम के नीचे, तो राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको लीवर मिलता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, सो ये पाया जाता है प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी ऑन राइट साइड बेटा, तो ये राइट साइड में आपको मिलेगा, ऑन राइट साइड। और राइट साइड में कहाँ मिलता है, बिलो डायफ्राम, तो ये डायफ्राम के नीचे होता है बेटा, तो ये डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। समझ आया ना। अब लिवर की एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना बच्चा कि अच्छा, और एक पॉइंट याद रखेंगे, लिवर का अगर हम ओरिजिन देखें ना तो ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है बेटा, इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंडोडर्मल इन ओरिजिन मतलब कहाँ से बनता है, ये एंडोडर्म से बनता है। अब अगर हम लिवर की एनाटॉमी की बात करें तो हमें पता चलता है दैट एनाटॉमिकली लिवर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स बेटा, ठीक है ना। लिवर को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से 2 होते हैं लार्ज लोब्स, 2 होते हैं बड़े साइज के लोब बेटा, और 2 होते हैं स्मॉल साइज के लोब्स, स्मॉल लोब्स, ठीक है। तो लार्ज लोब मिलेंगे एंड स्मॉल लोब मिलेंगे। अब ये लार्ज लोब्स जो होते हैं लिवर में, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आगे इनको हम और डिटेल में देखेंगे, बट अभी नाम याद रखते हैं थ्योरेटिकली बेटा। तो लार्ज लोब्स जो होते हैं ये 2 होते हैं, एक को हम बोलते हैं बेटा राइट हेपेटिक, हेपेटिक मतलब लिवर बेटा, अभी समझाया था, लोब, ठीक है। RHL शॉर्ट में लिख देते हैं, RHL, RH मतलब राइट हेपेटिक लोब बेटा, समझ आया। दूसरा होता है बेटा ऑटोमेटिकली लेफ्ट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक लोब, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, LHL बोल सकते हैं। ये तो हो गए लार्ज लोब्स। एंड स्मॉल लोब्स की बात करें जो नॉर्मली हमको डायग्राम में नहीं दिखाई देते हैं, बट ये लीवर में पाए जाते हैं बेटा ऑन बैक साइड, पीछे के साइड में पाए जाते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो इसमें से एक होता है बेटा क्वाड्रेट लोब, इसको हम क्वाड्रेट लोब बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वाड्रेट लोब, और दूसरा होता है कॉर्डेट लोब, ठीक है। तो एक क्वाड्रेट है एंड दूसरा कॉर्डेट है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। तो वन इज क्वाड्रेट एंड अनदर इज कॉर्डेट बेटा, क्लियर है। तो ये याद रखना है। तो ये लिवर की क्या होगी बेटा, ये हमने सिंपल में एनाटॉमिकल फीचर्स देखे इसमें, ठीक है। अब अगर अब इन 4 लोब्स में बात किया जाए, सबसे लार्जेस्ट लोब कौन सा है, ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा इन 4 में से सबसे लार्जेस्ट जो होता है ना, सबसे बड़ा जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है राइट हेपेटिक लोब, ये लार्जेस्ट होता है। और अगर पता करना हो कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है बेटा, ये होता है क्वाड्रेट लोब। तो लार्जेस्ट लोब इज राइट हेपेटिक लोब एंड स्मॉलेस्ट लोब इज क्वाड्रेट लोब बेटा, समझ आया। तो जो हमने यहाँ पे एनाटॉमिकली मतलब थोड़ी बहुत कुछ बातें करी कि क्या क्या फीचर है इसमें, तो इनको हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं कि डायग्राम में ये सारी चीज़ें हम कैसे समझते हैं। तो उसके लिए हम ऑलरेडी एक डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं बेटा, तो आप सबसे पहले इस डायग्राम की तरफ फोकस करिए, ठीक है। तो ये हमारा एब्डोमिनल, ये हमारा थोरेसिक कैविटी हो गया, जैसे आप देख सकते हैं ये चेस्ट है बेटा, तो ये थोरेसिक कैविटी हो गया। और फिर बीच में ये रेड कलर में क्या है, दिस इज डायफ्राम। तो अगर आप लेबल करना चाहते हैं इसे, तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज डायफ्राम, ठीक है ना। डायफ्राम को हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये डायफ्राम हो गया, तो ये डायफ्राम हो गया बेटा, ठीक है ना। अब डायफ्राम के नीचे क्या पाया जाता है, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी बेटा, हमने इसको पढ़ा हुआ है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आप देखिए, तो ये हमारा हो गया बेटा लेफ्ट साइड, ये हमारा हो गया राइट साइड। तो राइट साइड के अंदर बेटा आपको जस्ट डायफ्राम के नीचे क्या मिल रहा है, ये पिंक कलर में बना हुआ एक स्पेशल ऑर्गन मिल रहा है बच्चा। सो दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज लीवर। तो पोजीशन लीवर की क्या होती है, ये राइट साइड में पाया जाता है,
राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, और एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ होता है बेटा, बिलो द डायफ्राम होता है। तो ये इसकी पोजीशन की हमने बात करी। अभी बाकी इसका रिलेशन क्या है स्टोमक के साथ, इसका रिलेशन क्या है लिवर के साथ, वो हम बाद में बात करेंगे। तो बस अभी हम पोजीशन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर लिवर प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में बेटा राइट साइड में, और राइट साइड में कहाँ पे होता है, डायफ्राम के नीचे होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हमने अभी बात करी थी बेटा एनाटॉमिकल पार्ट्स की, तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देख सकते हैं तो ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ लीवर। तो आप देख सकते हैं लीवर के मेजरली 2 बड़े लोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा लोब हो गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, ये एक लोब हो गया, ठीक है ना, और ये फिर इधर से और एक लोब हो गया, ये 2 बड़े लोब्स हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज राइट हेपेटिक लोब, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हेपेटिक लोब बेटा, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया राइट हेपेटिक लोब और ये हो गया लेफ्ट हेपेटिक लोब। अगर आप इधर लेबल भी करना चाहे तो ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा है बेटा, ठीक है, और ये इसका और एक पार्ट हो गया छोटा वाला हिस्सा है ये। सो इस बड़े वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज राइट हेपेटिक लोब बेटा, ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हेपेटिक लोब। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट के कंपेरिजन में राइट क्या है बेटा, बहुत बड़ा है, समझ आया ना, ये याद रखेंगे। अब 2 और लोब्स हमारे पास थे, ऑल्दो वो 2 लोब बेटा नॉर्मली आपको लिवर में देखने को नहीं मिलते, बट मैंने फिर भी यहाँ पे बना लिए ताकि आपको उनका नाम याद रहे, बिकॉज वो लिवर में फ्रंट साइड में नहीं होते बेटा, वो लिवर के बैक साइड में होते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे बनाने का कोशिश किया ताकि आपको ये चीज़ें भी अच्छे से याद रहे। तो आपको फर्दर 2 और लोब मिलते हैं बेटा, जैसे मैंने अभी बोला था, एक को हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब एंड दूसरे को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट लोब बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि जो क्वाड्रेट लोब होता है बेटा, ठीक है, मैंने अभी बोला था सबसे स्मॉलेस्ट लोब होता है, ठीक है, तो क्वाड्रेट लोब स्मॉलेस्ट लोब होता है, और कहाँ पे पाया जाता है बेटा, ये इन्फीरियर साइड में पाया जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं इधर लेबल कर दूँ तो ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ग्रीन को नहीं बेटा, ब्लैक को हम देखेंगे, तो ये जो लोब आपको दिखाई दे रहा है ना, सो दिस लोब इज कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब बेटा, इसको हम नाम देते हैं क्वाड्रेट लोब। और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा वो क्या है। तो देखो याद रखेंगे क्वाड्रेट लोब कहाँ है, वो राइट हेपेटिक लोब के साथ चिपका हुआ बेटा, वो राइट हेपेटिक लोब के साथ अटैचड है, और किस साइड में अटैचड है, बैक साइड में अटैचड है बेटा, ठीक है ना, पीछे साइड में अटैचड है, बट हमने यहाँ पे इसको बनाया ताकि आपको याद रहे इसका नाम। तो ये कहाँ पे पाया जाता है राइट हेपेटिक लोब में, ये लोअर साइड में पाया जाता है। सो इट इज प्रेजेंट इन द इन्फीरियर साइड ऑफ राइट हेपेटिक लोब बेटा। तो याद रखें क्वाड्रेट लोब इज द स्मॉलेस्ट हेपेटिक लोब बेटा विच इज अटैच्ड टू द राइट हेपेटिक लोब, बट राइट हेपेटिक लोब में कहाँ पे अटैच होता है, ऑन द लोअर साइड और ऑन द इन्फीरियर साइड बेटा। वैसे ही अगर आप राइट हेपेटिक लोब में ऊपर के साइड में देखेंगे तो आपको और एक लोब मिलता है बेटा यहाँ पे। सो दिस लोब इज कॉल्ड एज कॉर्डेट लोब बेटा, इसको हम नाम देते हैं कॉर्डेट लोब। एंड कॉर्डेट लोब कहाँ पाया जाता है, ये सुपीरियर साइड में पाया जाता है। सो कॉर्डेट लोब इज प्रेजेंट attached to the right hepatic lobe on the inferior side, caudate lobe is present attached to the right hepatic lobe on the superior side। लेकिन ये फ्रंट में नहीं होते, ये बैक साइड में होते हैं, ठीक है। इसलिए नॉर्मली जब आप लिवर का पिक्चर देखते हैं कहीं पे भी तो ये 2 लोब आपको दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई दे, बिकॉज पिक्चर हम फ्रंट की ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, बैक साइड की पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको अच्छे से याद भी रखना है बेटा, वो ये है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉल ब्लैडर लीवर के साथ कहाँ पे अटैच्ड होता है। तो सबसे पहले याद रखें गॉल ब्लैडर लीवर में राइट हेपेटिक लोब में अटैच होता है। तो आप इधर देख लीजिए ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना, ये गॉल ब्लैडर है ऐसे। तो गॉल ब्लैडर कहाँ पे अटैच्ड है बेटा, लेफ्ट हेपेटिक लोब में कि राइट हेपेटिक लोब में। तो क्लियरली आपको दिख रहा है इट इज अटैच्ड टू द राइट हेपेटिक लोब बेटा। लेकिन राइट हेपेटिक लोब में कहाँ अटैच्ड होता है, ये क्वाड्रेट लोब पे अटैच्ड होता है। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो गॉल ब्लैडर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है ना। तो ये गॉल ब्लैडर हो गया बेटा, समझ आया बच्चा। और ये गॉल ब्लैडर बॉडी में कहाँ पे अटैच्ड होता है, सो इट इज अटैच्ड टू द राइट हेपेटिक लोब बेटा। तो ये हेपेटिक लोब के राइट हिस्से में पाया जाता है, और राइट हिस्से में एग्जैक्टली कहाँ पे पाया जाता है, तो एग्जैक्टली पाया जाता है बेटा अटैच्ड टू द क्वाड्रेट लोब बेटा। ये क्लियर हो गया ना। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे और एक चीज़ आपको याद रखना है, वो ये है कि जो लिवर होता है,
ठीक है ना। लिवर के जो दो बड़े लोब्स है ना, एक तो हो गया राइट हेपेटिक लोब, एक तो हो गया लेफ्ट हेपेटिक लोब। ये दो लोब्स बेटा फिजिकली आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, मतलब ये थोड़े से दूर होंगे। जैसे आप इधर देखेंगे, ये एक ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये राइट हेपेटिक लोब का पेरिफेरी हो गया, और ये और एक ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ये लेफ्ट हेपेटिक लोब की पेरिफेरी होगी। लेकिन बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली जगह दिखाई दे रही है। तो ये दो लोब्स को आपस में कनेक्ट करने का काम, ताकि ये दूर ना हो जाए, ताकि ये आपस में बेटा सेपरेट ना हो जाए, तो इनको आपस में जोड़ने का काम बेटा एक लिगामेंट का होता है, ठीक है ना। सो दिस लिगामेंट इज कॉल्ड एज फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बेटा। तो याद रखेंगे द टू लार्जर लोब्स, ठीक है ना, जो लिवर के दो बड़े लोब्स होते हैं वो आपस में फिजिकली टच में नहीं होते, वो थोड़े बहुत अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन उनको आपस में जोड़ने का काम किसका होता है बेटा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बोलते हैं, याद रखें। तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, जो किसको किससे जोड़ता है बेटा, राइट हेपेटिक लोब को लेफ्ट हेपेटिक लोब के साथ जोड़ के रख देता है। क्लियर है ना। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना है, मैं ये वाला कलर यूज करता हूँ। तो आपका लिवर जो होता है बेटा, आपके लिवर के ऊपर, ठीक है ना, एक स्पेशल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो पूरे लिवर को बेटा बाहर से क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है आपके लिवर के ऊपर, या बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा ये लिवर के ऊपर, जो लिवर को प्रोटेक्ट करती है बाहर से। सो दिस प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ लिवर बेटा, ये वाला जो हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइसेंस कैप्सूल बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्लाइसेंस कैप्सूल बोलते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसको हम नाम देते हैं ग्लाइसेंस कैप्सूल। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लाइसेंस कैप्सूल क्या है, तो ग्लाइसेंस कैप्सूल एक स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन है बेटा, जो किसके ऊपर पाया जाता है, जो लिवर के ऊपर पाया जाए, जो लिवर को क्या करता है बेटा, जो लिवर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। और ग्लाइसेंस कैप्सूल के बारे में और एक पॉइंट भी याद रखना है, दैट ग्लाइसेंस कैप्सूल का होना लिवर के ऊपर बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किनका, मैमल्स का। मतलब ग्लाइसेंस कैप्सूल खाली कहाँ पे मिलेगा, मैमल के लिवर पे मिलेगा बेटा। तो ये यूनिक फीचर है किनका, यूनिक टू मैमल्स बेटा। ये खाली कहाँ पे मिलेगा, मैमल्स के लिवर पे मिलेगा बेटा। ये बाकी एनिमल्स के लिवर के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है ना। तो ये हमने थोड़ा बहुत इधर देख लिया कि लिवर क्या है, लिवर के कितने लोब्स है टोटल में, एंड लिवर के साथ गॉल ब्लैडर कहाँ पे जोड़ा हुआ होता है, एंड बिसाइड्स दिस बेटा लिवर के अंदर दो लोब्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया, एंड आई होप आपको ये समझ भी आया होगा, ठीक है ना बच्चा। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर हम लिवर पढ़ क्यों रहे, ठीक है, लिवर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि लिवर जो होता है ना, ऑल्दो लिवर की, मैंने अभी बोला ना, लिवर की लाखों अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शंस है, मतलब ये बहुत अलग अलग काम करता है। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स बनता है, जैसे टॉक्सिन्स को बेटा डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, जैसे हेपेरिन को बनाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को स्टोर करता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म करता है, एंड इसके अलावा बहुत और सारी फंक्शंस है। लेकिन आउट ऑफ दी ऑल दीज फंक्शंस बेटा लिवर का और एक कॉमन काम भी होता है, ये क्या करता है, एक डाइजेस्टिव सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बाइल बोलते हैं, ठीक है। लिवर के बहुत सारी फंक्शन हम बाद में उनको पढ़ेंगे अलग से, बट बिसाइड्स ऑल दीज फंक्शंस लिवर का एक सिंपल काम है बेटा, वो क्या होता है, ये एक डाइजेस्टिव सिक्रीशन रिलीज करता है, जिस डाइजेस्टिव सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बाइल बोलते हैं, या बाइल जूस भी इसको बोला जाता है बेटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइल और बाइल जूस। अब ये बाइल और बाइल जूस हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है बेटा, ये हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, बिकॉज इस बाइल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फैट्स का डाइजेशन होता है। यानी फैट के डाइजेशन के लिए बेटा आपकी बॉडी के अंदर स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का आना ज़रूरी है, बिकॉज अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल नहीं आया, फैट का डाइजेशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बिकॉज फैट को डाइजेस्ट कराने के लिए बेटा जो चीज़ें चाहिए, जो मटेरियल्स चाहिए बेटा, वो किसके पास होते हैं, वो बाइल। ऑल्दो एंजाइम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है,
बट बिसाइड्स हैविंग दोज एंजाइम्स कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती है बेटा, कुछ और एसिड्स, कुछ और सॉल्ट्स चाहिए होते हैं जो फैट को इमल्सिफाई करते हैं, जो फैट को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं, वो हमें बाइल से मिलते हैं। क्लियर है ना। तो अब ये बाइल प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये बाइल लिवर प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ठीक है ना। लेकिन इस बाइल का काम कहाँ पे, इस बाइल का काम स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको आप समझ लेना ध्यान से। तो बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है लिवर में, ठीक है ना। और ये ज़रूरी है हमारे लिए बेटा, बिकॉज इसी से हम फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फैट का डाइजेशन कहाँ होगा, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्टमक में तो फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, ईसोफेगस एंड माउथ में तो फैट डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फैट का डाइजेशन हो कहाँ रहा है, फैट का डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है ना। सो दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें बाइल को लिवर से निकाल के कहाँ पे भेजना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है बेटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कैसे भेजा जाता है बेटा, फ्रॉम लिवर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं बेटा इंटर कनेक्शंस बिटवीन लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। तो हम पढ़ेंगे कि लिवर, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में कैसे जुड़ते हैं, उनके बीच में कौन कौन से डक्ट्स होते हैं, उन डक्ट्स का नाम क्या है। जब हम ये समझेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि लिवर से बाइल निकल के स्टोमक के लिवर से बाइल निकल के डक्ट के थ्रू बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले बेटा, दैट इज इंटर कनेक्शन बिटवीन लिवर, पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं किसके ऊपर बेटा, लिवर के ऊपर। तो एक चीज तो ऑलरेडी आप जान ही चुके हैं, दैट हमारे लिवर के कितने लोब्स है, 4, जिसमें से ये कौन सा लोब है बेटा, दिस इज राइट हेपेटिक लोब बेटा। तो ये राइट हेपेटिक लोब हो गया, ठीक है। ये कौन सा लोब है बेटा, दिस इज लेफ्ट हेपेटिक लोब बेटा। तो दिस इज लेफ्ट हेपेटिक लोब। अब लिवर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, करोड़ों अलग सेल्स होती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, हेपेटोसाइट्स। उनको हम अलग से बाद में पढ़ेंगे, बट अभी इतना याद रखेंगे कि लिवर किन सेल से बनता है बेटा, ये बनता है सेल से जिनको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हेपेटोसाइट्स का काम क्या होता है, ये बाइल को सिक्रीट करती है, ये बाइल सिक्रीशन करती है बेटा। इनका काम क्या होता है, बाइल सिक्रीशन करना, बाइल को बनाना बेटा। सो दैट मीन्स राइट हेपेटिक लोब में बहुत सारी हेपेटोसाइट्स होंगी, लेफ्ट हेपेटिक लोब में भी बहुत सारी हेपेटोसाइट्स होंगी। ये राइट हेपेटिक लोब वाली हेपेटोसाइट्स बाइल को रिलीज करेंगी, लेफ्ट हेपेटिक लोब की हेपेटोसाइट्स भी क्या करेंगी, बाइल को रिलीज करेंगी। अब जितना भी बाइल बेटा राइट साइड में बनेगा या जितना भी बाइल बेटा लेफ्ट साइड में बनेगा, तो इस बाइल को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, इन 2 पाइप्स का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दूसरा पाइप दिखाई दे रहा है। तो इस पाइप का काम है बेटा कलेक्शन कहाँ के करना, राइट साइड में करना। तो सारा बाइल जो राइट साइड का होगा वो फाइनली कहाँ पे कलेक्ट होगा बेटा, इस ट्यूब में कलेक्ट होगा, ठीक है। और सारा बाइल जो लेफ्ट साइड का होगा वो कहाँ पे कलेक्ट होगा बेटा, इस वाले ट्यूब में कलेक्ट होगा। तो इधर का कलेक्शन आएगा इस ट्यूब में, इधर का कलेक्शन आएगा इस ट्यूब में। समझ आया ना। तो ये ट्यूब क्या है, इनके नाम क्या है, तो वो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले इधर की ट्यूब की बात करूं, सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज राइट हेपेटिक डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज राइट हेपेटिक डक्ट, बिकॉज ये राइट साइड में है एंड राइट साइड का कलेक्शन करता है सारे लोब से बेटा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज राइट हेपेटिक डक्ट। तो शॉर्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, तो बेटा इसको RHD लिख देता हूँ। तो दिस इज राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट साइड में ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, सो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, LHD बोलते हैं, ठीक है। तो राइट हेपेटिक लोब का बाइल कहाँ आया, राइट हेपेटिक डक्ट में आया। लेफ्ट हेपेटिक लोब का बाइल कहाँ आया, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में आया। तो सारा बाइल यहाँ पे कलेक्ट हो गया, सारा बाइल जमा हो गया। तो राइट हेपेटिक बाइल बेटा इधर से नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट हेपेटिक बाइल बेटा इधर से नीचे की तरफ आएगा। और नीचे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये दोनों डक्ट आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए बेटा, है ना। तो ये हो गया राइट हेपेटिक, ये हो गया लेफ्ट हेपेटिक, और यहाँ पे दोनों जुड़ के एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट हुए बेटा, एक कॉमन डक्ट बन गया ना। और ये डक्ट किसके जुड़ने से बना, RHD एंड LHD के जुड़ने से बना। तो ये जो नया डक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ, जो कैसे बना बेटा, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बेटा। तो ये नए डक्ट को हम नाम देते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट बेटा। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हेपेटिक डक्ट बेटा, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं,
डी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है बात? सो दैट मीन्स सी एच डी किसके बराबर होगा बेटा? सी एच डी इज इक्वल टू, शाबाश, आर एच डी राइट हेपेटिक डक्ट प्लस एल एच डी बेटा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। समझ आ रहा है ना? क्लियर हो गया? तो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं बेटा किससे? कॉमन बाइल डक्ट से। लेकिन अभी इसका नाम कॉमन बाइल डक्ट नहीं है, अभी इसका नाम क्या है बेटा? कॉमन हेपेटिक डक्ट है। अभी कॉमन बाइल डक्ट कब बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो आपने याद रखा, लिवर से बाइल का कलेक्शन किया राइट हेपेटिक डक्ट ने एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ने। इन्होंने जो बाइल को कलेक्ट किया तो ये नीचे आए, ठीक है ना, और नीचे आने के बाद ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए और क्या बना लिया बेटा? एक नया डक्ट बना लिया, जिस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। क्लियर है ना? अब इधर और एक बार आप देख लीजिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था लिवर के और दो लोब्स होते हैं, नीचे साइड में होता है क्वाड्रेट, ऊपर साइड में होता है कॉर्डेट, याद है ना? और फिर मैंने बोला था बेटा क्वाड्रेट लोब के साथ कौन जुड़ा रहता है? इसके साथ एक और ऑर्गन जुड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर बेटा। याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले बोला था। तो ये यहाँ पे क्या है बेटा? दिस इज गॉल ब्लैडर बेटा, दिस इज गॉल ब्लैडर, है ना? क्लियर है? अब गॉल ब्लैडर जो होता है बेटा, इसका खुद का अलग से डक्ट होता है। इधर देख लीजिए, ये गॉल ब्लैडर का अपना डक्ट है बेटा। सो दिस इज द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर बेटा, ये याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो गॉल ब्लैडर के पास खुद का डक्ट है। सो दिस डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर बेटा, जो अलग से पाया जाता है गॉल ब्लैडर के लिए, दिस इज कॉल्ड एज, अगर इसको इधर हाईलाइट करें, सो दिस इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। इसको हम नाम देते हैं सिस्टिक डक्ट। तो याद रखें, गॉल ब्लैडर के डक्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट बेटा, तो CD बोल सकते हैं शॉर्ट में, सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना? अब गॉल ब्लैडर का काम हमारी बॉडी में क्या होता है, इसको हम ऑल्दो थोड़ी देर में अलग से भी थोड़ा पढ़ेंगे, बट अभी इतना याद रख लीजिए, गॉल ब्लैडर का मेजर जो काम होता है ना बेटा, वो होता है बाइल को अपने अंदर स्टोर करना। बिकॉज जो बाइल ऊपर से बनेगा ना, ठीक है, ये बाइल ऊपर से बन रहा है, तो जब ये बाइल नीचे की तरफ जाएगा ना, तो इसमें से कुछ बाइल कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। एंड गॉल ब्लैडर बेटा इस बाइल को क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करता है बेटा, मतलब इससे वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड इसको और प्योरीफाई करेगा, इसको और कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगा। तो वो किसका काम होता है? गॉल ब्लैडर का काम होता है। मतलब बाइल इधर से नीचे जा रहा है, इधर से नीचे जा रहा है, बट नीचे जाते जाते कुछ बाइल कहाँ पे स्टोर हो रहा है बेटा? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जाएगा ना, ये कहाँ से जाएगा? एक डक्ट से जाएगा, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट बेटा। समझ आया? अब नीचे ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास था राइट हेपेटिक डक्ट, ये हमारे पास था लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों जुड़ के बना लिए बेटा कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर इधर से आया और एक डक्ट बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। अब ध्यान से देखिए, सिस्टिक डक्ट किसके साथ जुड़ रहा है? कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ जुड़ रहा है। तो ये है कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये है सिस्टिक डक्ट, दोनों जुड़ गए ना आपस में। इनके जुड़ने से एक नया डक्ट बनता है, तो ये इनके जुड़ने से एक नया डक्ट फॉर्म हो बेटा यहाँ पे। तो ये जो न्यू डक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है ना, सो दिस न्यू डक्ट इज कॉल्ड एज, अगर इसको इधर हाईलाइट किया जाए, सो दिस न्यू डक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट बेटा, इसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। समझ आया ना? सो कॉमन डक्ट कैसे बनता है? कॉमन बाइल डक्ट अगर आपको फॉर्म करना हो तो कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा? सो कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, शाबाश, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट। तो मतलब शॉर्ट में आप याद रखते हैं CBD। CBD मतलब कॉमन बाइल डक्ट इज इक्वल टू CHD कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस CD मतलब सिस्टिक डक्ट बेटा। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट के जुड़ने से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन होता है। समझ आया? सो दैट मीन्स लिवर से जब बाइल निकलेगा, लिवर से बाइल निकलने के बाद नीचे आएगा बेटा, नीचे आने के बाद कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा। समझ आ रहा है ना? अब कॉमन बाइल डक्ट बेटा जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब इसका मन है कि किसके साथ जुड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ेगा या ड्यूडेनम के अंदर जाएगा। तो ड्यूडेनम के अंदर पहुँचते ही बेटा ये डक्ट जो है, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट, ये किससे जुड़ता है? ये और एक डक्ट से जुड़ता है, जो डक्ट कहाँ से आ रहा है? जो पेनक्रियाज से आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या स्ट्रक्चर है? दिस इज पेनक्रियाज, इसको भी हम बाद में अलग से पढ़ेंगे बेटा, दिस इज पेनक्रियाज, ठीक है ना? ये पेनक्रियाज है बेटा। तो पेनक्रियाज का काम होता है एंजाइम्स बनाना, हार्मोन्स बनाना बेटा, ठीक है ना? हार्मोन तो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, लेकिन जो इसके एंजाइम होंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो इस डक्ट में जाएंगे, दिख रहा है ना बीच में डक्ट बेटा। सो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक डक्ट, या इसको कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं।
So this duct is called as pancreatic duct. This is called as pancreatic duct, या इसका एक्चुअल नाम जो है ना, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विरसंग बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो डक्ट ऑफ विरसंग बेटा किसका डक्ट है? ये पेनक्रियास का डक्ट होता है, ठीक है, जिससे बाहर कौन आते हैं? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं। अब पेनक्रियाटिक हार्मोन बाहर क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज हार्मोन कहाँ जाता है बेटा? डायरेक्टली ब्लड में जाता है। समझ आया ना? अब ये चीज़ें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है आपको? ये अलग कलर की, इनको हम बोलते हैं बेटा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनको हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, बट अभी लेबल कर देता हूँ बस। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट्स होते हैं पेनक्रियास के। मतलब पेनक्रियास के अंदर जो चीज़ बेटा क्या बनाती है, जो चीज़ एंजाइम बनाती है ना, वो ये वाली चीज़ होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना? नहीं सॉरी, नॉट आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो तो हार्मोन है। इनको बेटा पेनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। वेरी सॉरी है, इनको हम पेनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। पेनक्रियाटिक एसिनाई, बिकॉज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन बनाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक एसिनाई बेटा। तो पेनक्रियास के अंदर जो चीज़ एंजाइम बनाएगी उसको हम पेनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं। एंजाइम बनने के बाद कहाँ आएगा बेटा? वो इस बीच वाले डक्ट में आएगा, जिस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ विरसंग या पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। जैसे ही पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रिया से बाहर आता है, ये आ गया ना बाहर, ऊपर से कौन आ रहा है बेटा? कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। मतलब पेनक्रियाटिक डक्ट किससे जुड़ा? कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ा, और जैसे जुड़ा तो ऑफकोर्स क्या बना? एक नया डक्ट का फॉर्मेशन हुआ बेटा, ठीक है ना? सो दिस न्यू डक्ट विच इज फॉर्म्ड हियर, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हेपेटो, बिकॉज इसमें लिवर का हिस्सा आ रहा है बेटा। पेनक्रियाटिक, बिकॉज पेनक्रियाज भी जुड़ रहा है। कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना? तो मतलब कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कैसे बनता है? वो बनता है बेटा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट बेटा। सो दैट मीन्स कि अगर हम इस डक्ट की बात करेंगे ना, तो इस डक्ट में खाली क्या था? बाइल था। तो यहाँ से प्योर बाइल आ रहा है बेटा, है ना? इस डक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे खाली क्या था? पेनक्रियाटिक जूस था बेटा, प्योर पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, ठीक है। अगर हम अभी इस डक्ट की बात करें ना, तो इस डक्ट में क्या होगा? इसमें बाइल भी होगा और पेनक्रियाटिक जूस भी होगा, तो दोनों इधर से आगे बढ़ेंगे बेटा। समझ आया ना? तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं बच्चा। समझ आया ना? कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक जब आगे बढ़ता है ड्यूडेनम के अंदर जाने के लिए, तो बीच में क्या होता है बेटा? इसका एक इन्फ्लेमेशन बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा फूल गया, ये सूज गया। सो दिस इन्फ्लेमेटरी पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ वेटर बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला ऑफ वेटर, या वेटर्स एम्प्यूला भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि एम्प्यूला ऑफ वेटर कहाँ होता है? तो ये होता है बेटा ऑन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। समझ आया ना? और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जिस जगह पे इंपॉर्टेंट है, जिस जगह पे बेटा आपका कॉमन बाइल डक्ट जुड़ता है किसके साथ? कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। जिस जगह पे आपका कॉमन बाइल डक्ट जुड़ता है बेटा पेनक्रियाटिक डक्ट से या डक्ट ऑफ विरसंग से बेटा, उस पॉइंट पे क्या मिलता है आपको? आपको कॉमन बाइल डक्ट में एक स्फिंक्टर मिलता है। अब देख चलो, मैं रेड कलर में इसको बना देता हूँ, ये दिख नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा? एक स्फिंक्टर मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये स्फिंक्टर मिल रहा है आपको, ठीक है ना? ये स्फिंक्टर मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी देख लीजिए आप, जिस जगह पे बेटा आपका कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट एंटर कर रहा है, किस में? ड्यूडेनम में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है बेटा? स्फिंक्टर मिल रहा है। तो ये दूसरा स्फिंक्टर हो गया। तो ये जो फर्स्ट स्फिंक्टर आपको यहाँ पे मिल रहा है ना बच्चा, दिस स्फिंक्टर हियर, इसको हम नाम देते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बेटा। दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन बेटा। तो ये क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ बाइल को। मतलब बाइल कब जाएगा ड्यूडेनम में, कब नहीं जाएगा, उस चीज़ को कंट्रोल कौन करता है बेटा? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन करता है। एंड दूसरा जो स्फिंक्टर दिखाई दे रहा है आपको, जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा ही गया है बेटा, सो दिस इज कॉल्ड एज, को कहाँ पे हम लेवल करें तो इधर में लेवल कर देता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बेटा।
दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो बताइए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ खुलता है, एग्जाम में पूछा गया है। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुलता है बेटा ड्यूडेनम में, समझ आया ना। और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसके ऊपर पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट ऑन कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बेटा, समझ आ गया ये क्लियर हो गया बच्चा। सो अब आप इसको पूरी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, अगर इसको आप सिंपलीफाई कर दे तो हो ये रहा है कि इस जगह पे बाइल बनेगा, इस जगह पे बाइल बनेगा। अब जब हम खाना खाएंगे बेटा, खाना जैसे ही ड्यूडेनम में एंटर करेगा तो ड्यूडेनम में खाना आने का मतलब होता है बेटा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का सिग्नल, मतलब खाना जैसे एंटर करेगा ना तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का बेटा स्मूथ मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे स्मूथ मसल एक्टिवेट हो जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुलेगा। जैसे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुलेगा तो यहाँ पे क्या था, बाइल था एंड पेनक्रियाटिक जूस था, वो किस में एंटर करेगा बेटा, वो ड्यूडेनम में एंटर करेगा। तो जैसे इधर का बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में एंटर करेगा ना तो ये पाइप खाली हो जाएगा। जैसे ये पाइप खाली हो जाएगा ना तो ये वाला स्फिंक्टर ओपन होगा, मतलब इस पाइप का खाली होना सिग्नल होता है बेटा किसके लिए, इस स्फिंक्टर के लिए कि ये ओपन हो जाए। क्लियर है ना। जैसे ही ओपन होगा तो ऊपर से क्या आएगा, बाइल नीचे आएगा बेटा, इधर जुड़ेगा, इधर से पेनक्रियाटिक जूस आएगा, इधर जुड़ेगा और कहाँ पहुँचेगा, ड्यूडेनम में पहुँचेगा बेटा। सो दिस इज द वे हाउ बाइल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लीवर टू ड्यूडेनम एंड दिस इज हाउ पेनक्रियाटिक जूस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिवर फ्रॉम पेनक्रियाज टू ड्यूडेनम बेटा। मतलब ड्यूडेनम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाइल भी आता है एंड पेनक्रियाटिक जूस भी आता है। और कैसे आता है तो मैंने आई होप समझाने की आपको कोशिश की और आप शायद वो समझ भी गए होंगे बेटा, ठीक है ना। यहाँ तक तो समझ आ ही गया बेटा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम और एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाइल जो प्रोड्यूस हो रहा है बेटा ये कैसे हो रहा है, ठीक है, ये लिवर के अंदर किस जगह पे बनता है एंड प्लस बेटा हम देखेंगे कि इस लिवर को ब्लड सप्लाई कैसे मिलता है, मतलब ब्लड लिवर को कैसे सप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स, कौन कौन सी वीन्स या शॉर्ट में कौन कौन सी आर्टरीज बेटा सप्लाई करती है ब्लड को लिवर में, और कैसे लिवर को बेटा ये सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम और एक डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पर, तो इस डायग्राम को देखेंगे। उस डायग्राम के बाद फिर हम फाइनली क्या पढ़ेंगे बेटा, हम बाइल एंड उसका कंपोजिशन की बाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब और एक चीज़ यहाँ पे याद रख लेना कि जो मैंने ये डायग्राम आपको बनाया है ना, इस डायग्राम में मैंने ये डक्ट जो है थोड़े ज़्यादा लंबे बना दिए। ऑल्दो ये इतने लंबे नहीं होते, ऑल्दो ये इतने दूर भी नहीं होते, ये सब कुछ लिवर में ही होता है बेटा, ठीक है। बट मैंने इनको थोड़ा दूर बना दिया ताकि आपको पिक्चर समझ आ जाए अच्छे से, आपको डक्ट समझ आए अच्छे से। रियलिटी में कैसे होते हैं, तो रियलिटी में ऐसे होते हैं बेटा, इधर आप ध्यान से देखिए। तो रियलिटी में कुछ ऐसे नज़दीक नज़दीक पाए जाते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज गॉल ब्लैडर जो बाइल को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है बेटा। सो दिस इज गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, दिस इज डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया सिस्टिक डक्ट। ये हो गया सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। अब इधर से कौन आ रहा है बेटा, ये दिस इज, ये डक्ट जो इधर से आ रहा है बेटा, दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट बेटा, दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट बेटा, ठीक है ना। अब वहाँ पे हमने इनको थोड़ा दूर बना दिया था ताकि आपको एक्चुअल में पिक्चर समझ आए, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं रियलिटी में इतने लंबे और इतने दूर दूर नहीं होते हैं बेटा। तो इधर आप देख सकते हैं, तो ये आगे इधर से सिस्टिक डक्ट या इधर से कॉमन हेपेटिक, दोनों जुड़ गए आपस में, और जैसे जुड़ी तो एक नया डक्ट का फॉर्मेशन हुआ। सो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट बेटा। तो इधर इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सो इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बेटा। ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया, ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए, कॉमन बाइल डक्ट अंदर आया, किसके साथ जुड़ा, डक्ट ऑफ विरसंग के साथ जुड़ा या पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ा। ये डक्ट ऑफ विरसंग बेटा, डक्ट ऑफ विरसंग, या इसको कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट भी बोल सकते हैं। जुड़ गया इसके साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ,
एक नए डक्ट का फॉर्मेशन हो बेटा, ये बन गया यहाँ पे नया डक्ट। सो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज कॉमन हेपेटोपेनिक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हेपेटोपेनिक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना बच्चों। और फाइनली कॉमन हेपेटोपेनिक्रियाटिक डक्ट स्फिंक्टर ओइडाई के थ्रू कहाँ पे खुलेगा बेटा, डुओडेनम में खुलेगा। समझ आया। ऑल्दो वहाँ पे हमने दूर दूर बनाया था, बट रियलिटी में अब यहाँ पे देख सकते इतने दूर नहीं होते, बट हमने वहाँ पे दूर जानबूझ करके बनाया ताकि आपको रियलिटी में पूरा पिक्चर समझ आ जाएगी कैसे डक्ट बनते हैं और कैसे जुड़ते हैं। अब ये जो ऑर्गन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लीवर के लिए। इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या करता है लीवर के साथ है। तो इस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्प्लीन बेटा। तो ये स्प्लीन होता है, ठीक है ना बच्चा। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर पिक्चर समझ आ रही है क्या हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लीवर के अंदर ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है और वो ब्लड सप्लाई बेटा लीवर में क्यों भेजी जाती है, ठीक है ना। और उस लीवर के अंदर ब्लड जाने का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत इसको समझने में लग सकता है कि दिक्कत हो जाए थोड़ा, बट आप दिमाग पूरा खुला रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आई होप समझने में नहीं होंगे। बट थोड़ा सा दिमाग खोल के इसको सुनना है और फिर अच्छे से याद भी रखना है बेटा, ठीक है। अब पहले तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो हम पहले इस ब्लू वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, ध्यान से देख लीजिए बेटा। ये हमारा ऑर्गन, दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्प्लीन। तो ये तो स्प्लीन हो गया, ठीक है। साथ साथ में लेबल भी कर देता हूँ। तो ये कौन सा ऑर्गन है बेटा, ये स्प्लीन है, ठीक है बच्चा। ये आपको और एक ऑर्गन दिखाई दे रहा है, ये आपको समझ आया होगा बेटा, ये क्या है, दिस इज पेनक्रियास, दिस इज पेनक्रियास। और फिर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है एंड स्टोमक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, अगर मैं स्प्लीन की बात करूं सबसे पहले, तो हमारी बॉडी में स्प्लीन का काम क्या होता है। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जिसका काम होता है बेटा ओल्ड आरबीसी को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना बेटा। मतलब जब आरबीसी का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, तो 120 दिन बाद इन आरबीसी को कहाँ भेजा जाता है, इनको स्प्लीन में भेजा जाता है, ठीक है ना। एंड स्प्लीन क्या करता है बेटा, इन आरबीसी को तोड़ देता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। इस वजह से स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान। तो जहाँ पे आरबीसी को दफनाया जाता है, जहाँ पे आरबीसी को मारा जाता है बेटा, उस पार्ट ऑफ बॉडी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीन। क्लियर है ना। अब इससे हमारा और डाइजेशन का लेना देना क्या है, इससे हमारा और लिवर का लेना देना क्या है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब आरबीसी को तोड़ा जाता है ना, तो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। जब आरबीसी को तोड़ा जाता है तो आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन है ना, तो हम हीमोग्लोबिन को भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हीमोग्लोबिन का भी ब्रेक डाउन किया जाता है बेटा। और जब हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है ना, तो ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन बेटा, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं, कुछ पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड दोज पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बेटा, ठीक है ना। तो स्प्लीन के अंदर हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जैसे स्प्लीन के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो ड्यूरिंग दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बेटा दो पिगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक को हम बोलते हैं बिलिरुबिन और एक को हम बोलते हैं बिलिवर्डिन, ठीक है ना। अब ये बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन जो है ना बेटा, इनको आगे हमें अगेन यूज़ करना है किस में, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में, या बॉडी के अंदर इनको अलग अलग जगह पे और जगह यूज़ किया जाता है। तो हमें करना क्या है बच्चा, अच्छा ये अगेन यूज़ जो होगा ना बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन अगेन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में, या इनको और कंपाउंड्स में हम कन्वर्ट करेंगे बेटा, वो काम किसका है, वो लिवर का है। तो मतलब बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन का प्रोडक्शन हो रहा है स्प्लीन में, लेकिन इनका यूजेज कहाँ हो रहा है बेटा, उनका यूजेज लिवर में हो रहा है। सो दैट मीन्स हमें इस बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन को स्प्लीन से निकाल के कहाँ पे भेजना पड़ेगा बेटा, लिवर के अंदर भेजना पड़ेगा। समझ आया ना। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है बेटा एक स्प्लीन से निकलने वाला ब्लड वेसल। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये स्प्लीन से एक ब्लड वेसल निकल रहा है, ठीक है ना। सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक वीन बेटा। समझ लीजिएगा इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कोई और नहीं बताएगा ये, लेकिन इंपॉर्टेंट समझने के लिए। तो इस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक वीन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लीनिक वीन, ठीक है। तो मतलब इतना याद रखेंगे अभी कि हमारे लिवर के अंदर एक ब्लड वेसल आ रहा है
ठीक है, जो आ रहा है स्प्लीन से बेटा, एंड दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड अ स्प्लीनिक वीन, और वो अपने साथ क्या ला रहा है, वो ला रहा है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ये तो क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेनक्रियास, तो ये हमारा पेनक्रियास हो गया बच्चा, है ना। अब पेनक्रियास का और लिवर का आपस में क्या लेना देना है, ये भी समझना हमको। हमें पता है ऑलरेडी दैट पेनक्रियास एक ग्लैंड है बेटा, ये एक्सोक्राइन काम भी करता है एंड एंडोक्राइन काम भी करता है। एक्सोक्राइन काम तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बेटा, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाएगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम फिर ड्यूडेनम में आएगा बेटा। एंडोक्राइन काम में ये क्या कराता है, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है बेटा, एक को हम नाम देते हैं इंसुलिन एंड दूसरे को हम नाम देते हैं ग्लूकागॉन बेटा, ठीक है ना, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम क्या होता है बच्चा, इंसुलिन का काम होता है अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन क्या करता है बेटा, ग्लूकोज को कम कर देता है। तो मतलब ये डिक्रीज करता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को, डिक्रीज ग्लूकोज, ठीक है। और अगर आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है तो उस ग्लूकोज को बढ़ाता कौन है बेटा, उसको ग्लूकागॉन बढ़ाता है, उसको ग्लूकागॉन बढ़ा। अब कैसे बढ़ाता हूँ हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है बेटा, तो वो कन्वर्जन कौन कराता है, इंसुलिन कराता है एंड ग्लूकागॉन कराता है। लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन बन कहाँ पे रहे, ये तो पेनक्रियाज में बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों हार्मोन जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये काम कहाँ पे करते हैं बेटा, ये लिवर में काम करते हैं, ठीक है ना। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होता है बेटा, इनका फंक्शन जो होता है वो लिवर में होता है। जैसे इंसुलिन का काम है बेटा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, तो वो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा ना, वो कहाँ पे कन्वर्ट होगा, वो तो लिवर में कन्वर्ट होगा बेटा, समझ आया ना। ग्लूकागॉन का काम क्या है बेटा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और वो भी कहाँ पे होगा, वो भी लिवर में होगा। सो दैट मीन्स हमें बेटा इस पेनक्रियाज से इन दो हार्मोन्स को निकाल के कहाँ पे पहुँचाना है, इनको लिवर में पहुँचाना है, समझ आ रहा है ना। और वो काम कौन करेगा, वो ये वाली ब्लड वेसल करेगी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जो पेनक्रिया से बाहर आ रही है और लिवर की तरफ जा रही है बेटा। सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक वीन बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक वीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक वीन, समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक वीन बोलते हैं, समझ लीजिएगा इसको ध्यान से बच्चा। ये हो गया पेनक्रियाटिक वीन, ठीक है। तो मतलब एक ब्लड वेसल आया स्प्लीन से जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन लेके आ रहा है, दूसरा ब्लड वेसल आया पेनक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन लेके आ रहा है। और इनको लाना क्यों है लिवर में, बिकॉज इंसुलिन बेटा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा लिवर के अंदर, एंड ग्लूकागॉन बेटा मान लो आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो रहा है तो ये ग्लूकागॉन उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट वापस किस में करेगा, ग्लूकोज में करेगा। तो इसलिए हम इनको कहाँ पे ला रहे हैं बेटा, इनको लिवर में ला रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक चीज़ देख लीजिए, अब ये तो हमारा बेटा एलिमेंट्री कैनल है ना, और एलिमेंट्री कैनल में बेटा मान लीजिए ये हमारा स्टोमक या हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। हमें एक चीज़ पता है बेटा कि फूड का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्टोमक में, फूड का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है बेटा, इसी एरिया में होता है। थोड़ा बहुत डाइजेशन का फूड का एब्जॉर्प्शन स्टोमक में होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो जब फूड को आप एब्जॉर्ब करते हो ना, जैसे आपने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा, आपने प्रोटीन को एब्जॉर्ब करा, आपने फैट को एब्जॉर्ब करा, तो इस एब्जॉर्प्शन की वजह से बेटा आपके ब्लड के अंदर इन मॉलिक्यूल्स का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा आपके ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ब्लड पहले पतला था, लेकिन जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्लड में ऐड हो जाएंगे ना, तो ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, वो विस्कस हो जाएगा। और अगर ये विस्कस ब्लड हार्ट में पहुंच गया ना, हार्ट इसको क्या पंप करने के लिए बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा, मतलब बहुत दबाव क्रिएट करेगा, और उसकी वजह से हार्ट या हार्ट के आसपास की ब्लड वेसल्स क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। अब हमें करना है क्या बेटा, इस ब्लड को जो यहाँ से निकल रहा है बेटा, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहा है, इस ब्लड से हमें इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा कम करना। मान लो आपकी बॉडी को चाहिए 100 में से 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो 90 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इससे हम कम कर देंगे। आपकी बॉडी को चाहिए 100 में से 10 प्रोटीन, तो 90 प्रोटीन हम इसमें कम कर देंगे। तो मतलब बेटा हम ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकालेंगे, हम ब्लड से एक्स्ट्रा प्रोटीन को बाहर निकालेंगे, हम ब्लड से एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकालेंगे। और ये बाहर निकालने का काम भी किसका है बेटा, ये भी लिवर का ही है। सो दैट मीन्स हमें इस एरिया से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमक से ब्लड वेसल को कहाँ भेजना पड़ेगा बेटा, लिवर में भेजना पड़ेगा। फिर लिवर से वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। लेकिन लिवर के अंदर जब वो एंटर करेगा ना, तो लिवर क्या करेगा, उस ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा फूड को
स्टोर करके रख देगा बेटा, जैसे ग्लूकोज को स्टोर करेगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, अमाइनो एसिड को स्टोर करेगा प्रोटीन की फॉर्म में, एंड ऐसे ही फैट को भी स्टोर करेगा बेटा। समझ आया ना। सो ये जो ब्लड वेसल यहाँ से निकल रही है ना अभी बच्चा, ये देख लीजिए, जो यहाँ से निकल रही है और लिवर की तरफ जा रही है, इसको हम गैस्ट्रिक वीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक वीन, और इसको मिजेंट्रिक वीन भी बोलते हैं, इसको मेजेंट्रिक वीन बोलते हैं बेटा। समझ आया ना। तो गैस्ट्रिक वीन और मेजेंट्रिक वीन क्या करता है बच्चा, ये करता है काम किसका, ट्रांसफर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड का थ्रू ब्लड, किसके पास, लिवर के पास। मतलब जो फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ ब्लड के अंदर, उसी एब्जॉर्ब फूड को कहाँ भेज देगा, ये लिवर में भेज देगा, ताकि लिवर उसमें से एक्सेस मटेरियल को क्या कर सके, स्टोर कर सके बेटा। लेकिन जब ये ब्लड वेसल लिवर की तरफ बढ़ जाती है, जैसे आप देख सकते हैं गैस्ट्रिक वीन बढ़ी आगे एंड स्प्लीनिक वीन आगे बढ़ी, ये दोनों आपस में जुड़ जाती है बेटा। तो ये दोनों जुड़ गए ना यहाँ पे, और एक कॉमन ब्लड वेसल बनता है बेटा। सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वीन बेटा। तो इसका तो आई होप नाम भी सुना होगा आप में किसी ने। सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वीन। तो कहाँ पे लिखेंगे इसको, चलो इधर लिख देता हूँ। इस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वीन बोलते हैं। और हमने एनिमल किंगडम के अंदर बेटा पोर्टल सिस्टम पढ़ा था, याद है ना। तो ये बन गया पोर्टल सिस्टम बेटा। दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वीन। तो मतलब हेपेटिक पोर्टल वीन कैसे बनता है, हेपेटिक पोर्टल वीन बनता है बेटा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लीनिक वीन, पेनक्रियाटिक वीन एंड मेजेंट्रिक वीन बेटा। तो ये तीनों वीन जुड़ के एक कॉमन ब्लड वेसल फॉर्म करती है बेटा। दैट कॉमन ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वीन। और ये हेपेटिक पोर्टल वीन आप क्या करेगा, ये सारा मटेरियल बेटा कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, लिवर में ट्रांसफर कर देगा बच्चा। समझ आया ना, ये क्लियर हो गया। सो दैट मीन्स बच्चा लिवर का जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है ना, तो वो कहाँ से आ रहा है बच्चा, वो इन सारे ऑर्गन से आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है, वो एक वीन के थ्रू आ रहा है। अब अगर आप इस वीन को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वीन आया स्प्लीन से, ये वीन आया पेनक्रियाज से, ये वीन आया बेटा एलिमेंट्री कैनाल से। तो अगर ये वीन आ रहा है बेटा, दैट मीन्स इस वीन के अंदर ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। ऑल्दो इसमें न्यूट्रिएंट बहुत सारे होंगे, इसमें बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बहुत सारा होगा, इसमें इंसुलिन ग्लूकागॉन बहुत सारा होगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, कम होगा, बिकॉज ये ऑर्गन से बाहर आ रहा है ना। जैसे आप इधर देख लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा स्प्लीन है बेटा। तो स्प्लीन को कहाँ से आ रही है बेटा, एक आर्टरी आ रही है जिसको हम स्प्लीनिक आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना, जो किसे ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्लीन को सप्लाई करती है। मतलब स्प्लीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है बेटा, अरोटा से आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हार्ट से निकली अरोटा, तो अरोटा से बेटा एक ब्रांच बाहर आ रहा है जो स्प्लीन में चला गया, और ये ब्रांच क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली बेटा ये ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड है, ये किसे प्योर ब्लड सप्लाई कर रहा है, ये पेनक्रियाज को ब्लड सप्लाई कर, पेनक्रियाटिक आर्टरी है बेटे। एंड वैसे बेटा हमारे पास एक और एक आर्टरी होती है, ठीक है ना, ये आर्टरी क्या करते हैं, गैस्ट्रिक आर्टरी, ये प्योर ब्लड सप्लाई करती है किसको बेटा, आपके एलिमेंट्री कैनाल को। लेकिन प्योर ब्लड तो ऑर्गन में जा रहा है ना, लेकिन ऑर्गन से बाहर क्या आ रहा है बेटा, ऑर्गन से बाहर तो वीन आ रहा है। वीन लेके क्या आएगा बेटा, इम्प्योर ब्लड लेके आएगा। ऑल्दो इसमें ब्लड तो आ रहा है, लेकिन ब्लड इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब ये हुआ कि उसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। ऑल्दो न्यूट्रिएंट तो बहुत है उसमें, लेकिन ऑक्सीजन क्या है बेटा, ऑक्सीजन कम है। सो इसका मतलब ये हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिवर को अलग से बेटा प्योर ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। और वो प्योर ब्लड हम लिवर को कैसे सप्लाई करते हैं, वो हम इस ब्लड वेसल से सप्लाई करते हैं बेटा, जिसको हम हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक आर्टरी। समझ आ रहा है, तो इसे हम हेपेटिक आर्टरी नाम देते हैं। अब ध्यान से देखो इस पिक्चर को बच्चा। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे लिवर के अंदर दो इंपॉर्टेंट वेसल्स एंटर कर रही है, दो इंपॉर्टेंट ट्यूब एंटर कर रहा है। एक पोर्टल वीन एंटर कर रहा है एंड दूसरा हेपेटिक आर्टरी एंटर कर रहा है। पोर्टल वीन लेके आ रहा है बेटा इम्प्योर ब्लड विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बाइल पिगमेंट्स एंड मेनी अदर थिंग्स बेटा। या उसमें कुछ टॉक्सिन भी हो सकते हैं, मान लो आपने कोई टॉक्सिन खाया, या आपके फूड में कोई टॉक्सिक मटेरियल था, या आपके स्टोमक में कोई इन्फेक्शन था, वहाँ से टॉक्सिन निकल रहा है, तो वो टॉक्सिन भी कहाँ पे आएगा बेटा, लिवर में आएगा डिटॉक्सिफाई होने के लिए। लेकिन उसको लाएगा कौन, उसको पोर्टल वीन लाएगा। लेकिन लिवर को तो प्योर ब्लड नहीं मिल रहा है ना, लिवर को भी तो ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, बिकॉज अगर आप उसको ऑल्दो ऑक्सीजन इधर से आ रहा है बट बहुत कम आ रहा है,
तो लिवर को अगर आप ऑक्सीजन देना चाहते हो तो आपको अलग एक ब्लड सप्लाई करनी पड़ेगी ना लिवर में, ताकि वो ऑक्सीजन लेके आए बेटा। तो वो ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, वो हेपेटिक आर्टरी से आती है। तो इन जनरल अगर आप देखेंगे तो ब्लड के आपके लिवर के अंदर दो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स एंटर करती है बेटा। एक एंटर करती है विथ इम्प्योर ब्लड एंड मेनी डिफरेंट मटीरियल्स, एंड दूसरी एंटर करती है बेटा विथ प्योर ब्लड बेटा। तो जो इम्प्योरिटी लाती है वो है पोर्टल वीन, जो प्योर ब्लड लाती है वो क्या है बेटा, वो हेपेटिक आर्टरी है, जो किसका हिस्सा होता है, जो एक ब्रांच होता है किसका, एरोटा का बेटा। तो हार्ट से एरोटा निकलती है, उसी की ब्रांच निकलती है बेटा, जो ब्रांच लिवर में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा एंड डैश एंड डैश। क्लियर है ना, यहाँ तक तो समझ आ गया बेटा। सो इन जनरल हमने फाइनली याद रखा कि ब्लड सप्लाई लिवर में कहाँ से आता है। तो लिवर के अंदर दो तरीके से ब्लड सप्लाई आता है बेटा, एक आता है पोर्टल वीन से और एक आता है हेपेटिक आर्टरी से। हेपेटिक आर्टरी लेकर आता है ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड। पोर्टल वीन भी बेटा ब्लड लाता है, लेकिन वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, उसमें मिनरल आयंस होते हैं, उसमें फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, उसमें हार्मोन्स होते हैं। तो वो भी कहाँ पर एंटर करते हैं, वो भी लिवर में एंटर करते हैं। समझ आया ना यहाँ तक। अब लिवर के अंदर एंटर करने के बाद इन सारे मटेरियल्स का क्या होता है, या ये सारे मटेरियल्स कहाँ जाते हैं, इसको समझने के लिए बेटा हमें और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल बेटा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप लिवर के अंदर जाएंगे ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये लिवर है, इधर मैं बना देता हूँ। तो लिवर के अंदर जब आप जाते हैं तो आपका लिवर बेटा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स का बना है, जिन स्ट्रक्चर्स को हम हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है, तो आपका लिवर बेटा अंदर से कुछ ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स का बना होता है। सो दीज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल्स बेटा। तो आपके पूरे लिवर में क्या भरे रहे होंगे, ये हेपेटिक लोब्यूल्स भरे रहे होंगे बेटा ऐसे, इनको हम हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना। हेपेटिक लोब्यूल के सेंटर में आपको क्या मिलता है बेटा, एक ब्लड वेसल मिलता है जिसको हम सेंट्रल वीन बोलते हैं। तो ये सेंट्रल वीन है, मतलब लिवर के अंदर जो इम्प्योर ब्लड गया, अब लिवर से तो बाहर आएगा ना, बिकॉज बाद में उस इम्प्योर ब्लड को हार्ट में भी जाना है, तो वो बाहर कहाँ से आएगा, वो इसी सेंट्रल वीन से आएगा। क्लियर। अब लिवर के अंदर बेटा ये हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं ना, इन हेपेटिक लोब्यूल्स में हर एक कॉर्नर में, आपको इनके कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे, हर एक कॉर्नर में बेटा आपको दो ब्लड वेसल्स मिलती है। जैसे इस कॉर्नर में ये एक ब्लड वेसल है, इधर और एक ब्लड वेसल है। ठीक है, इस कॉर्नर में भी बना लेते हैं ऐसे, इधर भी होगा ऐसे। ठीक है, तो वैसे बेटा इधर भी होगा, इधर भी होगा, सेम इधर भी होगा ऐसे। तो ये जो मैं रेड कलर में बना रहा हूँ ना, तो ये है क्या, इसको हम थोड़ी देर में भी समझते हैं, बट पहले फिनिश कर देता हूँ इसको बना के। तो ये जो रेड कलर में बना रहा हूँ, ये रियलिटी में क्या है कि जैसे ही आपकी हेपेटिक आर्टरी लिवर के अंदर एंटर करती है ना, लिवर के अंदर एंटर करने के बाद आपकी हेपेटिक आर्टरी जो है वो छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड होती है, और ये ब्रांच बेटा हर एक हेपेटिक लोब्यूल को क्या सप्लाई करते हैं, प्योर ब्लड सप्लाई करते हैं। मतलब ये एक ब्रांच बन गया तो ये इस हेपेटिक लोब्यूल को प्योर ब्लड सप्लाई करेगा, ये और एक ब्रांच बन गया, ये इसे हेपेटिक लोब्यूल को प्योर ब्लड सप्लाई करेगा, तो ये इधर से हेपेटिक लोब्यूल को प्योर ब्लड सप्लाई करेगा, ये इधर से हेपेटिक लोब्यूल को प्योर ब्लड सप्लाई करेगा, और वैसे ही बेटा ये इधर से हेपेटिक लोब्यूल को प्योर ब्लड सप्लाई करेगा। समझ आ रहा है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा, तो इधर से प्योर ब्लड आएगा, इसको इधर से प्योर ब्लड मिलेगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं बेटा कि आपके एवरी हेपेटिक लोब्यूल में, ठीक है, हर एक हेपेटिक लोब्यूल में क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ से एंटर कौन करता है बेटा, जहाँ से एंटर करता है हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच, जिन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक आर्टरियोल्स बोलते हैं बेटा। तो ये जो आप यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या है, दिस इज हेपेटिक आर्टरियोल। ठीक है ना, दिस इज हेपेटिक आर्टरियोल बेटा। हेपेटिक आर्टरियोल क्या है बेटा, हेपेटिक आर्टरी का छोटा ब्रांच है, और वो छोटा ब्रांच कहाँ जा रहा है, वो हर एक हेपेटिक लोब्यूल के अंदर जा रहा है, और अपने साथ क्या लेके जा रहा है बेटा, प्योर ब्लड लेके जा रहा है। समझ आ रहा है। वैसे ही बच्चा आप और एक चीज़ देखेंगे कि हर एक कॉर्नर में बेटा हेपेटिक आर्टरी तो थी, लेकिन हेपेटिक आर्टरी के बगैर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, और एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, जहाँ से एंटर कौन करती है बेटा, पोर्टल वीन एंटर करती है। तो ये देख लीजिए इधर, ये एंट्री पॉइंट्स है, और इन एंट्री पॉइंट से अंदर कौन जाएगा, इनके थ्रू बेटा पोर्टल वीन अंदर जाएगा बेटा। ये देखिए इधर, ठीक है, हर जगह ये होगा। और पोर्टल वीन कैसे अंदर जाएगा, ये भी ब्रांच में डिवाइड होगा, इनको हम वेन्यूल्स बोलते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज पोर्टल वेन्यूल्स। और ये पोर्टल वेन्यूल्स क्या करते हैं, ये हेपेटिक लोब्यूल के अंदर एंटर करते हैं बेटा। ठीक है ना, तो ऐसे देखिए,
इधर से ऐसे ब्रांचिंग होगा। तो ये पोर्टल वेन्यूल्स है जो क्या करते हैं, जो पोर्टल ब्लड को कहाँ पे पहुँचाते हैं बेटा, लिवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स में पहुँचाते हैं। तो मतलब लिवर के अंदर जो हेपेटिक आर्टरी या पोर्टल वीन गया था ना, तो वो बाइनली आगे जाके क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो वो आगे जाके क्या करते हैं, वो लिवर की सेल्स के अंदर एंटर करते हैं बेटा। लेकिन लिवर की सेल्स बेटा एक स्पेशल अरेंजमेंट में पाई जाती है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज हेपेटिक लोब्यूल। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को हम हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं बेटा, ठीक है ना बच्चा। और हेपेटिक लोब्यूल के अंदर जब ये ब्लड वेसल्स एंटर करेंगी ना, तो ये हर कॉर्नर से एंटर करती है। दैट मीन्स हर कॉर्नर के ऊपर बेटा आपको एक हेपेटिक वीन का ब्रांच मिलेगा और हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच मिलेगा। और ये हेपेटिक वीन एंड हेपेटिक आर्टरी से ये ब्रांच बेटा एंटर करती है और सप्लाई करती है प्योर ब्लड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बेटा, किसको, हेपेटिक लोब्यूल्स को। समझ आया ना। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट कि लिवर का ब्लड सप्लाई कैसा होता है और लिवर के अंदर बेटा ये फाइनली ब्लड वेसल्स एंटर कैसे करती है बच्चा। समझ आया ना। अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना काफ़ी है, आज अब इतना पढ़िए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, हेपेटिक लोब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, एंड उसके बाद फाइनली हम पढ़ेंगे लिवर का फंक्शन, जिसके साथ हमारा लिवर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको प्लीज़ अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए। जो भी डाउट्स होंगे इसमें बेटा वो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछेगा या कमेंट बॉक्स में डालिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बाकी पोर्शन लिवर का पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए। टिल देन खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू गाइस।